तो बच्चों आज पढ़ेंगे हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस आपकी बुक में इस नाम से दिया हुआ है, हेडिंग जो है वो है इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। तो मेंडल साहब ने जीन तो कहा नहीं था, उन्होंने तो फैक्टर कहा था। तो हम अब उसको मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, मॉडर्न डेवलपमेंट में हम जीन कहते हैं, लेकिन मेंडल ने तो फैक्टर कहा था। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होगा? A cross performed to study inheritance of one character or two traits at a time। कोई एक कैरेक्टर लेंगे जिसके दो ऑपोजिंग ट्रेट होंगे। जैसे मान लीजिए स्टेम की हाइट, आपने एक कैरेक्टर चूज किया, एक कैरेक्टर स्टडी करेंगे। मोनो हाइब्रिड नाम इसलिए पड़ा है, मोनो मतलब एक, अब हाइब्रिड क्यों अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो कैपिटल टी ये पेरेंट्स लेंगे, यानी कैसे पेरेंट हैं ये? अगर हम प्योर टॉल और अपोजिंग इसका क्या होगा? प्योर ड्वार्फ। इनका जीनोटाइप कैपिटल टी होगा, इनका जीनोटाइप स्मॉल टी होगा। गैमीट बनाएंगे तो इधर एक टाइप का गैमीट बनेगा और इधर भी एक टाइप का गैमीट बनेगा, और इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे, फर्टिलाइजेशन कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये बन जाएगा F1 हाइब्रिड। F1 जनरेशन बनी जो कि हाइब्रिड जनरेशन है। तो एक हाइब्रिड बन रहा है और एक कैरेक्टर के लिए हाइब्रिड बन रहा है, तो इसलिए नाम पड़ा मोनो हाइब्रिड क्रॉस। हम इसमें एक कैरेक्टर की स्टडी करते हैं। अब हम सेकेंड स्टेप पे जाएंगे। तो अगला स्टेप किसी भी क्रॉस में हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, 3 स्टेप होते हैं। सिलेक्शन ऑफ प्योर पेरेंट, दूसरा क्रॉस बिटवीन प्योर पेरेंट, हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन प्योर पेरेंट, जिसका पर्पज यही होता है F1 हाइब्रिड प्रोड्यूस कराना, और तीसरा जो F1 हाइब्रिड बना है उसकी सेल्फिंग कराना। तो F1 हाइब्रिड की हम सेल्फिंग करा देंगे, मतलब दोनों पेरेंट सेम होंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। गैमीट बनेंगे तो दो तरीके के गैमीट बनेंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी, इधर भी कैपिटल टी और स्मॉल टी। अगर हम F2 जनरेशन निकालना चाहेंगे तो एक हम चेकर बोर्ड बना देंगे जिसको पनेट स्क्वायर कहते हैं। एक तरफ मेल गैमीट और दूसरी तरफ फीमेल गैमीट, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो फिल करेंगे तो कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, यानी कि ये 3 टॉल होंगे और एक ये ड्वार्फ होगा। ये टॉल होगा, सेकेंड टॉल होगा, थर्ड टॉल होगा, फोर्थ ड्वार्फ होगा। तो यहां पे हम फिनोटाइपिक रेशियो जो देखेंगे, जो फिनोटाइप देखेंगे, ये रेशियो आएगा टॉल इज टू ड्वार्फ 3:1, 3 टॉल 1 ड्वार्फ। जीनोटाइप जो आएगा वो होगा कुछ इस तरह के होंगे, कुछ इस तरह के होंगे, कुछ इस तरह के होंगे, मतलब कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी 1, कैपिटल टी स्मॉल टी 2, स्मॉल टी 1। ये फिनोटाइप और जीनोटाइप का रेशियो होगा। कई बार डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉप में टाइप्स ऑफ जीनोटाइप बताइए। तो टाइप्स कितने टाइप के बने? 3 टाइप के। रेशियो नहीं पूछा, टाइप पूछ लिया, ठीक है। तो F2 जनरेशन का ये रेशियो आया। F1 जनरेशन में सारे के सारे टॉल होंगे, सारे के सारे कैसे होंगे? टॉल होंगे। कैपिटल टी स्मॉल टी आया तो सारे के सारे टॉल होंगे और जीनोटाइप भी सेम होगा। अब इस क्रॉस के बेसिस में मेंडल ने कुछ जनरलाइजेशन बताए। आपकी बुक ये लिखती है, NCERT ये लिखती है कि मेंडल मेड सम जनरलाइजेशंस। लॉ उनको बाद में अप्रूव किया गया, बाद में जब रिडिस्कवरी हुई तब उनको लॉ बोला गया। मेंडल साहब ने तो जनरलाइजेशंस दिया था। जनरलाइजेशन कैसे दिया था? देखिए, यहां पे उन्होंने ये बताया था कि जो फैक्टर्स होते हैं वो पेयर में होते हैं। तो पेयर में है, दोनों केस में पेयर में है। गैमीट फॉर्मेशन के टाइम ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, सेपरेट हो गए, फिर ये रीयूनाइट होते हैं फर्टिलाइजेशन के टाइम, यहां पे रीयूनाइट हो गए। एक और जनरलाइजेशन बताया कि अगर 2 डिसिमिलर फैक्टर हैं तो उनमें से एक अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा जिसको डोमिनेंट कहेंगे,
और एक नहीं एक्सप्रेस कर पाएगा, उसको रेसेसिव कहेंगे। तो F1 हाइब्रिड में आप देख पा रहे हो कैपिटल टी अपने आप को एक्सप्रेस कर ले रहा है, स्मॉल टी नहीं कर पा रहा है। फिर इसकी सेल्फिंग कराएंगे तो फिर से गैमेट सेपरेट हो जाएंगे। यहाँ पे स्मॉल टी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, लेकिन F2 जनरेशन में एक ड्वार्फ भी है, स्मॉल टी स्मॉल टी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब गैमेट पेयर में थे, उस फैक्टर्स पेयर में थे, और गैमेट फॉर्मेशन के टाइम क्या हुआ? फिर से सेग्रीगेट हो गए, फिर से सेपरेट हो गए। तो इधर उन्होंने ये जनरलाइजेशन बनाया कि यहाँ पे जो फैक्टर्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं एक दूसरे से गैमेट फॉर्मेशन के टाइम। उसका जो एग्जाम्पल है, उसका जो जस्टिफिकेशन है वो ये है कि स्मॉल टी इधर अपीयर हुआ। तो पूरे मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे मेंडल ने कुछ जनरलाइजेशंस बनाए, कुछ पॉस्टुलेट्स बनाए, वही आगे चल के लॉ बन गए। देखते हैं कौन कौन से पॉस्टुलेट्स थे। मेंडल ने 3 पॉस्टुलेट्स दिए। पहला था पॉस्टुलेट ऑफ यूनिट फैक्टर, ये पहला पॉस्टुलेट था। इसमें उन्होंने क्या बताया कि ईच कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय एन यूनिट फैक्टर। एक यूनिट फैक्टर से हर कैरेक्टर कंट्रोल होता है। दूसरा, इस पॉइंट में उन्होंने बताया कि फैक्टर्स अकर्स इन पेयर्स। तो आप इसको ये भी कह सकते हो कि यूनिट फैक्टर के साथ साथ पेयर्ड फैक्टर का भी पॉस्टुलेट बताया उन्होंने। तो ये पॉस्टुलेट 1 हो गया। दूसरा पॉस्टुलेट ये था पॉस्टुलेट ऑफ डोमिनेंस। इन्होंने ये बताया कि फैक्टर्स पेयर में होते हैं, लेकिन अगर सिमिलर होंगे तो कंप्लीटली एक्सप्रेस होंगे वो, लेकिन अगर 2 डिसिमिलर फैक्टर हैं तो उनमें से कोई एक ही एक्सप्रेस होगा। तो इन अ पेयर ऑफ dissimilar factors, only one of them expresses itself। तो इसके बेसिस पे लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया गया, जो बाद में क्या बन गया? लॉ ऑफ डोमिनेंस बन गया, जो अपने आप को एक्सप्रेस कर ले जाएगा। ओनली वन ऑफ देम एक्सप्रेसेस इटसेल्फ, which is called डोमिनेंट फैक्टर। उसको क्या कहेंगे? डोमिनेंट फैक्टर कहेंगे। और जो अनएक्सप्रेस्ड होगा, जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, उसको क्या कहेंगे? रेसेसिव। वाइल विच कैन नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ इज कॉल्ड रेसेसिव। और यही जो पॉस्टुलेट था, ये लॉ ऑफ डोमिनेंस बना। तो सेम पॉस्टुलेट जो है वो लॉ ऑफ डोमिनेंस बन गए। तो दिस पॉस्टुलेट्स लीड्स टू लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब ध्यान रखिए, सिर्फ यही पॉस्टुलेट नहीं, पहला भी फैक्टर पेयर में होते हैं, ये बात भी हमें पता होनी चाहिए। और जब डिसिमिलर पेयर होगा तो एक ही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर कैपिटल टी स्मॉल टी ये जीनोटाइप है, ये फैक्टर्स हैं, तो इसका फिनोटाइप क्या होगा? ये टॉल होगा। तो ऑब्वियसली ड्वार्फनेस का भी जीन है, जिसको उन्होंने फैक्टर कहा, स्मॉल टी भी है, और टॉलनेस का भी जीन है। ड्वार्फनेस का जीन ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, क्या कहेंगे इसको? रेसेसिव। टॉलनेस का जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर ले गया, क्या कहेंगे इसको? डोमिनेंट। तो ये हो गया लॉ ऑफ डोमिनेंस। लेकिन अब ये पाया कि जब हम अगली जनरेशन में सेल्फिंग कराए तो क्या हुआ? उसके बाद जो ड्वार्फनेस का कैरेक्टर था, जो यहां पे सप्रेस है,
डॉर्फनेस का कैरेक्टर यहाँ पे सेपरेट है, ये रीअपियर हो गया F2 जनरेशन में। अभी क्लास में आपने देखा कि F2 जनरेशन में डॉर्फनेस का जीन रीअपियर हो गया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो फैक्टर्स हैं ये गैमीट फॉर्मेशन के टाइम एक दूसरे से सेपरेट होते हैं और मिक्सिंग नहीं शो करते हैं। तो तीसरा जो पोस्टुलेट है वो है पोस्टुलेट ऑफ सेग्रीगेशन, और वही आगे चल के बन गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो थर्ड पोस्टुलेट इज पोस्टुलेट ऑफ सेग्रीगेशन। पोस्टुलेट ऑफ सेग्रीगेशन, और यही आगे चल के क्या बन गया? आगे चल के बन गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और इसी को एक और नाम दिया जाता है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। ये तीन नाम दिए गए हैं। पोस्टुलेट मेंडल ने बताया था, बाद में वो लॉ बन गया, और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट उसके बाद। ठीक है, तो इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि इन्होंने ये पोस्टुलेट दिया कि फैक्टर्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग। फैक्टर्स ब्लेंडिंग नहीं शो कर रहे हैं, मिक्सिंग नहीं शो करते हैं। और अभी पेयर्ड फैक्टर में आपने पढ़ा कि फैक्टर्स पेयर में होते हैं, लेकिन गैमीट फॉर्मेशन के टाइम वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। ये इसका स्टेटमेंट है। तो फैक्टर्स अकर्स इन पेयर बट ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन दे सेग्रीगेट। सेग्रीगेट का मतलब होता है सेपरेट, पूरी तरह से जो सेपरेट हो जाए उसको सेग्रीगेट कहते हैं, फ्रॉम ईच अदर, फ्रॉम ईच अदर। एंड आप जानते हो एक मदर सेल से कितने गैमीट बनेंगे? 2 बनेंगे। तो ईच गैमीट्स कैरी ओनली वन ऑफ देम। तो फैक्टर किस में होते हैं? पेयर में होते हैं। गैमीट फॉर्मेशन के टाइम वो पेयर से सेपरेट हो जाते हैं, और हर गैमीट में पेयर का एक ही मेंबर जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये डिप्लॉयड सेल है, हम एक फैक्टर की बात कर रहे हैं। जो फैक्टर अभी स्टडी की हो इसी को हम देख लेते हैं। इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी जीनोटाइप है। अब इससे जब गैमीट बनेंगे, ये मदर सेल है मान लीजिए, ये मदर सेल है, मदर सेल मतलब गैमीट मदर सेल, और जब इससे गैमीट बनेगा, 2 गैमीट बनेंगे, तो क्या होगा? दोनों में एक एक फैक्टर जाएगा। यहाँ पे कैपिटल टी चला गया और इधर स्मॉल टी चला गया, या रेंडमली ये उल्टा भी हो सकता है, रैंडम प्रोसेस है ये। तो यहाँ पे कोई मिक्सिंग नहीं शो होगी। अब मुद्दे की बात, ये गैमीट्स हैं, मुद्दे की बात, क्या इन लॉज का कुछ एक्सेप्शन है? तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के तो खूब एक्सेप्शन है। उसके 2 एक्सेप्शन पढ़ोगे आप, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस। अब यहाँ पे तो हम बताएंगे नहीं, क्योंकि उसको हमें सेपरेटली पढ़ना है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के एक्सेप्शंस कम हैं, इसको जनरली हम यूनिवर्सल लॉ मानते हैं। अब एक्सेप्शन कब आएगा? एक्सेप्शन आता है नॉन डिसजंक्शन के केस में। नॉन डिसजंक्शन कब होता है? मान लो यहाँ पे क्रोमोसोम सेपरेट हुए हैं, ये क्रोमोसोम सेपरेट ना हो तो ऐसा होता है। तो ये चीज भी हम लोग डिस्कस करेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जब पढ़ेंगे वहां पे। तो इसका सेग्रीगेशन के लॉ के एक्सेप्शन कम है, यूनिवर्सल माना जाता है इसको, लेकिन जो डोमिनेंस का लॉ है उसके एक्सेप्शन खूब है। तो पढ़ेंगे आगे चल के अभी हम। तो अभी तक के लिए इतना ही, तो फर्दर हम पढ़ेंगे इसके बाद टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस। थैंक यू।